काशीपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां चिलचिलाती धूप और गर्म लू के थपेड़े दिन ब दिन और भी जानलेवा होते जा रहे थे। सभी लोग खेती करके ही अपना गुजारा करते थे, मगर इस बार की गर्मी कुछ अलग ही कहर ढा रही थी। ऐसी तपिश मानो आसमान से आग बरस रही हो। दूर दूर तक पानी का नामोनिशान नहीं था। लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चौपाल थी, जहां पहले बुजुर्ग, किसान और मजदूर दिन में 2 बार बैठकर हाल चाल पूछते, हंसी मजाक करते। मगर अब वहां वीरानी छाई थी। बैठक की चौपाल की लकड़ी की बेंचें धूप में तप रही थीं, जैसे वो भी इस गर्मी से बेहाल हो गई हों। वहीं बैठे थे काशीपुर के सबसे बुजुर्ग रामदयाल काका। चेहरे पर झुर्रियां, मगर आंखों में आज भी अनुभव की गहराई थी। उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था, फिर भी वो सिर उठाकर आसमान की तरफ देख रहे थे। हे भगवान, ये कोई धूप है या प्रलय की ज्वाला? सूरज जैसे रोज सुबह आग पीकर निकलता है, पानी का एक एक घूंट अब अमृत लगने लगा है। जिंदगी जैसे बूंद बूंद से बंधी हो। इतने में पास बैठे एक किसान बोल पड़ा, काका, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। गांव का हर कुआं सूख गया। जो 2 घड़े पानी मिलता था, अब वो भी कीचड़ जैसा हो गया है। घर में बीमार बच्चा पड़ा है, पर पीने लायक पानी तक नहीं। काका ने उसकी तरफ देखा, मगर शब्द नहीं निकले। सिर्फ आंखों में दर्द था, गांव, मिट्टी और लोगों का दर्द। उसी वक्त वहां से बबलू नाम का एक नौजवान आता है। गहरे रंग की कमीज, माथे पर पसीना और आंखों में थकी उम्मीद की चमक। वो धीरे धीरे कदम रखते हुए चौपाल तक पहुंचता है। बबलू के चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। वो रुकता है, काका की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। राम राम काका, गर्मी ने तो हिम्मत ही तोड़ दी है। अरे बबलू बेटा, आ बैठ यहाँ छांव में। तू तो बहुत थका हुआ लग रहा है। बबलू धीरे से चौपाल की बेंच पर बैठता है, पसीना पोंछता है और कुछ पल चुप रहता है। क्या बताऊं काका, कर्ज इतना बढ़ गया है कि अब तो नींद भी कर्ज में आती है। जो फसल थी वो भी इस गर्मी में सूख गई। एक बूंद पानी नहीं था खेत में। जितनी मेहनत की थी सब मिट्टी में मिल गई। अब सोचता हूँ कैसे घर चलाऊंगा। माँ भी बीमार है और बच्चे भूखे। चौपाल पर एक पल को सन्नाटा छा जाता है। हर कोई बबलू की बातों में अपने दर्द को ढूंढने लगता है। सरकार हर बार कहती है कि टैंकर आएगा, सूखा राहत मिलेगी, पर बेटा हर बार वादे हवा हो जाते हैं। जो थोड़ा पानी बचा है वो भी लोग झगड़ के बांटते हैं। ऐसा लगने लगा है जैसे इंसानियत भी प्यास से सूख रही हो। काका सही कहते हैं, हर बार कागजों में मदद आती है, गांव तक आते आते सब गायब। न राशन ढंग का, न पानी। अब की बार तो हाल और भी खराब है। हाँ बेटा, ये बुरा वक्त है, मगर याद रखना, हर तपती दोपहर के बाद एक ठंडी सांझ जरूर आती है। हौसला रखो, साथ रहो, ये भी दिन कट जाएगा। बबलू का छोटा सा मिट्टी का घर, जहां गर्मी का असर सबसे ज्यादा झलकता था। छत से गिरते पसीने और दीवारों पर चिपकी गर्म हवा। अंदर खाट पर उसका बीमार बेटा चिंटू बेसुध पड़ा था। पत्नी सीता दरवाजे पर बैठी बबलू का इंतजार कर रही थी। बबलू जैसे ही घर के अंदर आया, उसके चेहरे पर थकावट और बदन से बहता पसीना उसकी हालत बयां कर रहा था। आ गई जी। क्या हुआ? बहुत देर हो गई आने में। सब ठीक तो है ना? अगर दवा ना दी होती तो उसका बुखार अभी भी उतरता नहीं। बबलू कुछ नहीं कहता, बस सिर पकड़ लेता है। बेबस हालात उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसके भीतर की बेचैनी और लाचारी गर्मी और गरीबी के आगे हार मान रही थी। कल जाकर देखूंगा, शायद किसी टैंकर से पानी खरीद कर ले आऊं। सुन रही हूँ, जो शहर से टैंकर आ रहा था उसे बीच में ही रोक दिया गया है। कुछ जमींदार लोग उसे ब्लैक में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। हाँ, गांव में यही हो रहा था। सरकारी टैंकरों को बीच में ही रोक लिया जाता और फिर उनका पानी अमीर लोग ब्लैक में बेचते थे। प्यासे गरीबों के लिए हर बूंद अब बिकाऊ हो गई थी। उसी वक्त चिंटू आंख खोलकर धीरे से बोलता है, बाबा, पानी। बबलू का दिल पसीज गया। वो बेटे की आंखों में झांकता है और अंदर ही अंदर टूट जाता है। बेटा, मैं लाऊंगा पानी, बस थोड़ी देर और।
लेकिन बबलू को खुद नहीं पता था कि वो पानी कहाँ से लाएगा। उस पर गरीबी, कर्ज और गर्मी, इन तीनों का एक साथ कहर टूट पड़ा था और बिना आराम किए वो पानी की तलाश में फिर से निकल पड़ता है। गांव का चौराहा, जहां पहले लोग बैठकर गप्पे लगाते थे, आज वहां दोपहर में सन्नाटा पसरा था। धूप की वजह से सड़कें तंदूर जैसी लग रही थीं। गांव में रहता था भूपेंद्र सिंह, गांव का सबसे अमीर और सबसे रसूखदार आदमी। लोग कहते थे कि कभी कभी वो मदद करता था, लेकिन अक्सर वो अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता था। उसके साथ रहता था उसका खास आदमी बिल्लू। बिल्लू का नाम ही बेईमानी, हेराफेरी और मुनाफाखोरी का पर्याय बन चुका था। पानी के इस संकट में भी ये दोनों इंसानियत नहीं, मुनाफा देखने में लगे थे। अरे बिल्लू, इतनी धूप में क्यों खड़े हो भाई? भूपा साहब, बस आपका ही इंतजार कर रहा था। सुना है पानी की बड़ी किल्लत चल रही है। सोच रहा था टैंकर का इंतजाम करके कुछ कमाई कर ली जाए। हाँ रे, गर्मी तो लंबी चलने वाली है। मैंने भी शहर से बात की है। कुछ सरकारी सप्लाई रुक गई है और कुछ हम इधर उधर करवा रहे हैं। अगर तू कहे तो मैं अपने बंदे से टैंकर बुलवा दूं। पानी हम बेचेंगे, थोड़ा मुनाफा हमारा, थोड़ा तुम्हारा। भूपा साहब, बात तो जम गई। आप बस जुगाड़ करवा दीजिए, मैं गांव में सबको समझा लूंगा। तो शाम को आ जाना, बाकी सब इंतजाम मैं करवा दूंगा। बबलू पानी की तलाश में गांव के पुराने पोखर तक पहुंचता है, मगर वहां सिर्फ काई जमी हुई थी और पानी बहुत ही कम था। बबलू पानी को देखता है, गंदा, बदबूदार और कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ। फिर भी उसकी मजबूरी थी। वो इधर उधर नजर दौड़ाता है कि शायद कहीं साफ पानी मिल जाए। तभी उसके पास एक बुजुर्ग दादी आकर कहती हैं, अरे बेटा, ये पानी तो बहुत गंदा है, इससे तो बीमारियां फैलेंगी। तुम इसे क्यों भर रहे हो? क्या करूं दादी, पानी की इतनी किल्लत है कि घर में मेरी पत्नी सीता और बेटा चिंटू प्यासे हैं। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे मजबूरी में यही पानी भरना पड़ेगा। बबलू मन मारकर उसी गंदे पानी को भरता है और भारी कदमों से घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है गांव के सम्मानित शिक्षक मास्टर श्यामलाल से, जो हमेशा लोगों की भलाई की सोचते थे और जिनका दिल बहुत साफ था। कैसे हो बबलू? कहां से आ रहे हो इस धूप में? जी मास्टर जी, प्यासे घर वालों के लिए पोखर से पानी ला रहा हूं और कोई चारा भी नहीं था। नल सूखा पड़ा है और कुआं भी। समस्या तो बहुत विकट हो गई है। प्रशासन भी हाथ खींचे बैठा है। कुछ लोग तो अपने मुनाफे के लिए पानी तक बेच रहे हैं। अब भगवान ही हमें बचाएंगे या मार डालेंगे। बबलू घर पहुंचता है। भीतर से सीता की आवाज आती है, जो अपने बेटे से कह रही थी, पापा कुछ खाने की तलाश में गए हैं, कुछ ना कुछ तो लाएंगे ही। मैं और तुम्हारे पापा 2 दिन से सिर्फ पानी पी रहे हैं, अन्न का एक दाना भी हमने नहीं खाया। ये सुनकर बबलू की आंखें नम हो जाती हैं। वो अंदर आता है, अपने बच्चे चिंटू को देखता है। सूखे होंठ, कमजोर शरीर और सीता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं। उसी वक्त बबलू ने ठान लिया, अब और नहीं, वो किसी भी हाल में ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी से मदद मांगने जाएगा। गर्मी और भूख की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया था। उसने सीता और चिंटू से कहा, सीता, चिंटू, तुम दोनों यहीं घर पर रहो, मैं अभी आता हूं। और फिर बबलू अकेले ही निकल पड़ा ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी के हवेली नुमा घर की ओर। कुछ ही देर में बबलू ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, ठाकुर साहब, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। घर में राशन पूरी तरह खत्म हो चुका है। भीषण गर्मी और लू के कारण कामकाज भी बंद हो गया है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बबलू, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हर कोई मदद के लिए मेरे पास ही आता है। तुम लोगों को तो जैसे आदत ही हो गई है दूसरों पर निर्भर रहने की। अगर गरीब हो तो अपनी गरीबी को स्वीकार करो और उसके साथ जीना सीखो। यहां आकर रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है।
इसलिए यहाँ से चले जाओ। बबलू की ये बात सुनकर ठाकुर साहब गुस्से में आगबूला हो गया। हरिया, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो और आगे से मेरे घर में इसे कदम भी मत रखने देना। अपमानित होकर बबलू चुपचाप लौट पड़ा। रास्ते में तेज धूप, गर्म हवाएं और पानी की कमी ने उसे बेहाल कर दिया। शरीर लू से तपने लगा। वह प्यास से तड़पता हुआ किसी तरह घर पहुंचा। दरवाजे के पास पहुंचते ही नंदू लड़खड़ाया और अंदर आते ही जमीन पर गिर गया। अजी क्या हुआ आपको? ये क्या हालत बना रखी है? कुछ बोलिए, आप सुन रहे हैं ना? नंदू की आंखें अध खुली थीं। वह बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज लड़खड़ा रही थी। सीता, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा। वो धूप, वो गर्मी, प्यास, मेरा शरीर जवाब दे गया है। माफ कर देना। अब मैं तुम्हारा और बाबलू का साथ नहीं दे पाऊंगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आप ही तो हमारी दुनिया है। सीता पानी लाने भागे, लेकिन घर में एक बूंद भी पानी नहीं था। कोई पड़ोसी बाहर नहीं आया। सब अपने अपने घरों में बंद थे, गर्मी के डर से। बबलू की सांसें अब कमजोर पड़ चुकी थीं। चिंटू, मेरे शेर, तू कमजोर मत पड़ना। माँ का ध्यान रखना और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। इतना कहकर बबलू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। नहीं बबलू, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ निभाया। अब मैं क्या करूंगी? उठो ना, मुझे पढ़ना है। मैं बड़ा आदमी बनूंगा। आप बिना देखे कैसे चले गए? बबलू की मौत ने रेखा और बाबलू की दुनिया उजाड़ दी थी। भीषण गर्मी, भूख और इंसानियत की बेरुखी ने एक गरीब का जीवन छीन लिया। बाबलू के जाने के बाद कई महीने बीत गए। सीता और राजू के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया था। घर के हर कोने में बस सन्नाटा पसरा रहता था। माँ, पापा क्यों चले गए? क्या वो वापस नहीं आएंगे? नहीं बेटा, पापा अब हमें ऊपर से देख रहे हैं। वो चाहते थे कि हम मजबूत बने और हम बनेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। सीता हर दिन टूटती थी, लेकिन बेटे के लिए मुस्कुराना नहीं छोड़ती। एक दिन गांव का जमींदार ठाकुर रमेश सिंह अपने आदमियों के साथ घर आया। सीता, बाबलू के मरे 6 महीने हो गए। अब तक कर्ज नहीं चुकाया गया। मैं तुम्हारा घर और खेत नीलाम कर दूंगा अगर 10 दिन में पैसे नहीं दिए। ठाकुर साहब, थोड़ा समय और मिल जाता तो। बहाने मत बना। 10 दिन में पैसे चाहिए, वरना उठने बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर की धमकी सीता के दिल को झकझोर गई। लेकिन उसी शाम एक आशा की किरण बनकर आई उसकी बचपन की सहेली माया। सीता, तू कैसी हो? तुझे देखे जमाना हो गया और ये हालत। बबलू चला गया माया, और अब ठाकुर भी घर छीन लेना चाहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीता की बात सुनकर माया का दिल बिल्कुल जैसे टूट गया। माया, भगवान ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है सीता, पर तू घबरा मत। तेरा ये कर्ज मैं दे दूंगी। अरे नहीं माया, मेरे लिए तुम मुसीबत क्यों लोगी? माया, अरे इसमें मुसीबत की क्या बात है? तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। याद है जब बचपन में मेरे पास किताबें नहीं थीं, तो तू ही अपनी किताबें मुझे दिया करती थी। तो क्या मैं इतनी मदद नहीं कर सकती? ऐसा कहकर माया ने सीता को पैसे दे दिए। सीता खुद ठाकुर के घर पहुंची, हाथ में पैसे का बैग लेकर। ठाकुर साहब, ये रहा पूरा कर्ज। अब कोई हक नहीं बचा आपका हमारे घर और खेत पर। इतनी जल्दी पैसे कहां से ले आई तू? क्या किया तूने? कहीं से भी आए हो ठाकुर साहब। बात बस इतनी है कि अब आपके हाथ में है, और आज के बाद मुझे डराना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब डरने वाला कोई नहीं बचा। ठीक है। सीता वहां से चली गई। वह कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसे रास्ते में मास्टर साहब और उनका दोस्त सुबास मिल गए। अरे सीता बेटा, कहाँ जा रही हो इस तरह अकेले? कुछ नहीं मास्टर जी, बस
मन बहुत भारी है। मुझे सब पता चला है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने जो किया वो घोर अन्याय है। और ये पहली बार नहीं है। जब भी कोई मजबूर होता है, भूपेंद्र उसका फायदा उठाता है। अब तो वो कल्लू के साथ मिलकर सरकारी पानी का टैंकर भी ब्लैक में बेच रहा है। मेरे पति की जान चली गई पानी ना मिलने की वजह से। उन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ दिया था और हम कुछ भी नहीं कर पाए। बेटा, तुम्हारा दुख हमारा दुख है। हम सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब चुप बैठने का समय नहीं रहा। लेकिन मास्टर जी, ठाकुर ताकतवर है, उनके पास पैसा है, गुंडे हैं। हम गरीब लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर सब मिलकर खड़े हो जाएं, तो बड़े से बड़ा अत्याचारी भी हिल सकता है। मैं गांव वालों की एक सभा बुला रहा हूं, तुम जरूर आना। उसी शाम गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मास्टर जी ने गांव वालों की सभा बुलाई। धूप से झुलसे चेहरे, सूखी आंखें और प्यास से सूखते होंठ, हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, पानी कब मिलेगा? भाइयों और बहनों, आप सबको मालूम है कि इस साल की गर्मी ने सबकी कमर तोड़ दी है। न कुएं में पानी बचा है, न नल में, न तालाब में। सरकार जो टैंकर भेजती है वो भी ठाकुर भूपेंद्र सिंह खरीदकर ब्लैक में बेचता है। हाँ मास्टर जी, वो पैसे वालों को पहले पानी देता है, हम गरीबों को घंटों इंतजार करवाता है। मेरे पति की जान चलेगी पानी ना मिलने की वजह से। मैं दिन भर मेहनत करके भी 2 बाल्टी पानी ही खरीद पाता हूँ। मेरी बहू बीमार है, दवा से ज्यादा अब तो पानी की जरूरत है। बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होगा, हमें कुछ करना ही होगा। हमें पानी का दुरुपयोग भी रोकना होगा और साथ मिलकर प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचानी होगी। हम एक पत्र पर अपने नाम लिखेंगे और कल सुबह कलेक्टर साहब के पास चलेंगे। अगले दिन गांव के लोग कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और सीता ने खुद हिम्मत जुटाकर अपनी बात सबसे पहले रखी। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सरकारी पानी नहीं मिला। आपके दफ्तर से रोज 2 टैंकर आते हैं, पर हमें एक लोटा तक नहीं मिलता। साहब, ठाकुर भूपेंद्र सिंह और उसका आदमी कल्लू मिलकर उस पानी को ब्लैक में बेचते हैं। लोग बीमार हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बहुत गंभीर मामला है, हम अभी इसकी जांच करवाते हैं। उसी शाम एसडीएम और पुलिस की टीम गांव पहुंची। उन्होंने रंगे हाथ ठाकुर भूपेंद्र सिंह और कल्लू को पानी बेचते पकड़ा। दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में जैसे नई सुबह हुई। अब हर घर में पानी पहुंचने लगा। गांव वालों की आंखों में राहत थी और सीता की आंखों में बबलू की याद लिए सुकून की चमक थी। गांव में अब कोई प्यासा नहीं था।